बता देता हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ इसको। आपने सबसे पहले इधर डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाके आप चाहें तो ये वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम 3.10 ही यूज़ करेंगे। आप इसको स्क्रॉल करें नीचे और यहाँ पे आपको 3.10.11 लिखा नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ पे जो है विंडोज़ का पैकेज मिलना चाहिए, ये विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट। आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये अब आपका जो पैकेज है इसको डाउनलोड कर देगा। और ये जैसे आप नॉर्मल कोई एक्सी फाइल इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल आपने इसको वैसे ही इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैसे ही ये हो जाता है, शो इन फाइंडर कर देते हैं हम। ठीक है, और ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और आपने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी आपने उसके साथ जो है ना इसको इंस्टॉल कर देना। ठीक है, आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही होगी। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा। जैसे कि पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ जो है वो आपको बताई जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ जो होती है, ये जो अनाकोंडा है, ये अनाकोंडा कमर्शियल प्रोडक्ट है, लेकिन ये ओपन सोर्स है। आप इसको फ्रीली डाउनलोड डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर नीड। ये नहीं है कि ये आपको परचेज करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फ्री में अवेलेबल है आपको। आप इसको यहाँ पे जाए ना, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे, आप यहाँ पे भी जाएं तो आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, एज ए एक्सी फाइल आप डाउनलोड करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना डाउनलोड पे। ठीक है, और ये अब आपका इधर देखिए, ये मेरे साथ ना ये डाउनलोड कर रहा है। इसका टोटल साइज है 786 MB। और जो विंडोज हमने जो अभी डाउनलोड किया, प्योर पाइथन जो हमने डाउनलोड की है, वनीला पाइथन भी हम जिसको बोलते हैं, इसका टोटल साइज है 28 MB। तो आपको फर्क दोनों में पता चल गया होगा कौन कितना बड़ा है और है। तो आपके केस में फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो यूज कर रहे हैं, अनलेस कि आपको अनाकोंडा का पता है कैसे काम करता है, तो आप बेशक अनाकोंडा को यूज करें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में अवेलेबल है ये भी। उसके अपने एडवांटेजेस हैं जो कि हम अभी इस कोर्स में डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपका जो है वो सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ना थोड़ी देर पहले बताया था कि आप हम मोबाइल फोन की जो एप्स होती हैं वो डिफाइन करते हैं, इसके साथ ना डिफरेंट किस्म की चीजें मैंने आपको बताई थी। एक चीज होती है, हम उसको बोलते हैं कीवी। ये एडवांस यूजर्स के लिए है, जिनको अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जो लोग ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्योर पाइथन की ऐप डेवलपमेंट यूज करना चाहते हैं, वो कीवी को यूज कर सकते हैं। कीवी पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म है, आप इसके जरिए जो है आप पूरी की पूरी एप्स डेवलप करते हैं, बड़ी खूबसूरत एप्स बनती हैं। मैंने ये पर्सनली यूज किया हुआ एप्स डेवलप की हैं इसके साथ। आप इसको कीवी को यूज कर सकते हैं ऐप डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा आपके पास जो है, जो लोग करना चाहते हैं, अम, जो लोग एपीआई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपको एपीआई मिलती है चैट जीपीटी वगैरह की, वो यूज कर सकते हैं, जो है ना फ्लास्क को यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो है ना फ्लास्क यूज कर, इसके जरिए आप पूरी की पूरी वेबसाइट भी बना सकते हैं। डायनामिक कंटेंट इसके अंदर आप लोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूं ताकि वो लोग जो पाइथन से नहीं है लेकिन प्रोग्रामिंग उनको आती है, वो इसको एक दफा देख लें। इसके अलावा आपके पास जो है, आई थिंक प्लोन भी इसी के अंदर ही आ जाएगा। हाँ जी, ये प्लोन का जो है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे आप लोग वर्डप्रेस वगैरह को यूज़ करते हैं, आप इसको भी जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लोन का ये भी पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मिलेगा, पाइथन के अंदर मिलेगा। इसके अलावा जो है हमारे पास आता है फास्ट एपीआई है। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं ये फास्ट एपीआई को जो है वो यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरी वेबसाइट है surfwings.com के नाम से ना। ये वाली वेबसाइट जो है ये पूरी इसके बैकएंड पे पाइथन चल रही है। ये मैंने इसको पाइथन में बनाया। बाकी भी मेरी वेबसाइट जो है वो पाइथन में है। तो आप जब ये ऑनलाइन टूल पे जाते हैं ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फर्ज करें आपने कोई भी वर्डप्रेस की डिटेल्स फाइंड आउट करनी है किसी भी वेबसाइट की, तो मैं यहाँ पे फर्ज करें हम जाते हैं
wordpress.org, ये वेबसाइट है। ठीक है, आपकी कोई भी वेबसाइट है, आपने उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको टाइप करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। तो ये अब हो क्या रहा है कि इसकी बैक एंड के ऊपर क्या कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो पाइथन का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह का पाइथन का कोड जो है वो आप खुद भी लिखेंगे। इसके ऊपर इन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया इसको, एक मिनट, एक मोमेंट, आपको यहाँ से, चल हम इसको ले लेते हैं। अब ये देखें, ये एक छोटा सा मैंने कोड एग्जीक्यूट किया, मैंने एक यूआरएल दिया, एनालाइज पे क्लिक किया और उसने उसके सारे के सारे जितने भी उसकी उस पेज के ऊपर यूआरएल्स हैं उन सबको एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दिया। और इसके एंड पे लाइव में बैक एंड पे पाइथन का कोड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह करके हम जो आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं उनके अंदर इस तरह के यूजर इंटरफेस बना सकते हैं और आप अपना जो है पूरे का पूरा काम जो है वो पाइथन के साथ कर सकते हैं। ये जो है मैंने वर्सल के ऊपर फ्री होस्टिंग की हुई है इसकी, तो टेक्निकली इसकी ये मैं टेस्ट कर रहा था कुछ कोड, तो इसके ऊपर मुझे कोई ऐसा जिसकी कॉस्ट भी नहीं आ रही रन करने की। अगर यही काम आप मशीन लर्निंग के साथ करना चाहते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं स्ट्रीमलिट को यूज कर सकते हैं आप। तो ये भी एक टूल होता है, इसमें हम ज्यादातर जो डाटा की मॉडलिंग होती है और डाटा की एप्स बनाते हैं ना मशीन लर्निंग की, वो भी पाइथन के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, और अगर आपने यूजर इंटरफेस बनाना है तो मेरी फेवरेट जो है वो PyQt5 है। ठीक है, आप तो ये देखें, ये हम लोग इस तरह ना, ये वाली जो Qt4 5 है इसके जरिए जो है वो मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जितनी प्रोग्रामिंग है हम वो करता, तो ये भी मार्केट में काइंड ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो यूज होती है Qt for Python जो है। आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाएं और ये यहाँ पे आपको ये लिखा नजर आ रहा Python 3.10 64 बिट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी जो पाइथन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस वक्त आ रही है पाइथन, इसको कहते हैं, इसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ये कंसोल नजर आ रहा है पाइथन का। यहाँ पे अगर आप कोई भी कमांड देते हैं ना, कहते हैं 2+2, तो ये आपको वो प्रिंट करके दे देता है 2+2 = 4 आ गया, या 5+9 आप 0 प्रिंट किया तो उसने उसका आंसर दे दिया आपको 5+0 का आंसर दे दिया 5। यहाँ पे आप पाइथन की कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो आपको उसका जो रिजल्ट देगा। तो जब आप लोग, मैंने पाइथन को एज ए कैलकुलेटर यूज करना होता है ना, जब मुझे कैलकुलेटर की जरूरत होती है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ जरा, ये अब आपको ज्यादा बेटर नजर आ रहा होगा। जब मुझे कैलकुलेटर की जरूरत होती है तो मैं पाइथन को ऐसे यूज करता हूँ। ठीक है, मैंने कोई भी चीज जो है वो जमा करनी है तो उसका मुझे जो है वो आंसर मिल जाता है। एक एप्लीकेशन ये है कि जब आप पाइथन को यूज करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे जाना है स्टार्ट पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जो लिखा हुआ है पाइथन 3.10, जो अभी आपने इंस्टॉल किया। अगर 3.11 किया तो फिर 3.11 पे क्लिक करना है, तो ये चीजें जो है वो आपके साथ पास जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, इसको हम कहते हैं, आपने फर्ज करें जब टाइप किया 6+6, तो जब ये, या हम इसको मजीद आसान ले लेते हैं, लेट से आपने 6 टाइप किया, कोई भी वेरिएबल टाइप किया, हम सिर्फ अभी नंबर्स की बात करें, कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स की बात नहीं कर रहे। आपने टाइप किया तो आपको उसने जो रिजल्ट दिया है वो 6 दिया है, जो आपने टाइप किया वही आपको रिजल्ट आया। ठीक है, अब उसने इसको क्या किया, रीड किया है, रीड करने के बाद वो उसको एवेल्युएट करता है। ठीक है, फिर वो उसको प्रिंट करता है और फिर दोबारा इसको जो है ना वो लूप में ले आता है। कैसे होता है, जैसे मैंने टाइप किया 6+5, और जैसे ही मैं एंटर का बटन अब दबाऊंगा तो वो इस 6+5 ये जो लिखा हुआ है इसको रीड करेगा और फिर इसको एवेल्युएट करेगा। अगर वो एवेल्युएट करेगा तो उसका क्या उसको रिजल्ट मिलेगा, 6.5 11। तो वो क्या करेगा, उसको मैं यहां पे टाइप करता हूं, रीड एवेल्युएट प्रिंट
ये चीज करेगा, ये इसका सीक्वेंस है, पहले रीड करेगा, फिर इवेल्युएट करेगा, फिर प्रिंट करेगा, और उसके बाद लूप करेगा, फिर दोबारा वो कहेगा कि मुझे मजीद कोई और कमांड दो। तो जैसे ये है 6+5 किया, उसको उसने रीड किया, इवेल्युएट किया तो 11 आया, 11 को उसने यहाँ पे प्रिंट किया, और उसके बाद वो दोबारा जो है वो उसको लूप में चला गया, कहता कि मुझे मजीद कोई और टास्क है तो वो बताओ। जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह अगर आपने यूज किया तो वो चैट जीपीटी आपसे पूछता है बार बार कि बताओ मुझे कुछ और काम करना है कि नहीं करना। इसी तरह पाइथन आपसे पूछ रहा है कोई और टास्क है तो वो मुझे बताओ। अच्छा, इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, एक और चीज चैट जीपीटी के हवाले से मैं आपको बता दूं, उसको हम बोलते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पे, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जो है ना, हमारे पास क्लासिकल जो होते हैं CLI होते हैं, कमांड लाइन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, और तीसरा जो अभी नई नई जो चीज आ रही है उसको हम बोलते हैं चैट यूएक्स, यानी चैट की बेस पे आपने यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है। तो वो जो चैट के जरिए आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना चैट जीपीटी के साथ, ये एक थर्ड फॉर्म आ रही है मार्केट के अंदर। अभी ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी और कुछ इस तरह के जो टूल्स हैं जिनके साथ आप चैट के जरिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले 2 4 5 सालों में चैट यूएक्स जो है ये भी एक स्टैंडर्ड बन जाए, नॉर्म बन जाए, कि लोग जो है वो चैट के जरिए अपने सॉफ्टवेयर के जरिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे आप लोग चैट जीपीटी के साथ करते हैं। तो कमांड लाइन के जरिए कर सकते हैं, गुई के जरिए कर सकते हैं। ये जो मैं अभी आपके सामने ये जो चीजें हरकतें कर रहा हूं, ऊपर नीचे कर रहा हूं, यहाँ पे मैं फाइल मेन्यू में जा रहा हूं, हेल्प मेन्यू के अंदर जा रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं ये ग्राफिकल इंटरफेस है, और जो मैं यहाँ पे पाइथन की कमांड्स एंटर कर रहा हूँ ये कमांड लाइन इंटरफेस है। और चैट का जो इंटरफेस होता है, चैट के जरिए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, वो है जो आप चैट जीपीटी के अंदर इस्तेमाल करते हो। तो ये 3 किस्म के जो है ना इंटरफेस मार्केट के अंदर मौजूद है। ज्यादातर जो इंटरफेस थे वो ये पहले 2 वाले इस्तेमाल होते हैं, और आने वाले दिनों में आपको ज्यादातर जो है वो चैट की तरफ दुनिया जाती नजर आएगी, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा बताना जरूरी था। तो होता क्या है, आर, रीड, एवेल्युएट, प्रिंट, लूप, ये 4 चीजें होती हैं। उसने उसको रीड किया, उसको एवेल्युएट किया, फिर प्रिंट किया, और फिर लूप के अंदर दोबारा आ गया। लूप का मतलब ये होता है कि वो सेम चीज को वो फिर आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ और तो नहीं करना, जिसको कहते हैं ना मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, ये वो वाला साहब है इसका। वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपने उसको कोई ना कोई इनपुट दी, एवेल्युएट की, और उसको उसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई ना कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं डाटा साइंस, आपने डाटा साइंस लिखा। अब होता क्या है कि जब आप डाटा साइंस हाली लिखते हैं तो आपको ये एरर देता है, कहता है ये इनवैलिड सिंटैक्स है। आपने जेन में ये रखना है कि जब आप स्ट्रिंग्स टाइप करेंगे तो आपको इसको जो है ना डबल कोटेशन के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस तरह टाइप करेंगे तो फिर आपको एरर नहीं आएगा। जब हम यहाँ पे कोटेशंस की बात कर रहे हैं तो पाइथन के अंदर जब भी आपने स्ट्रिंग्स देनी है तो आपने इस तरह करके ये डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन देनी है। मैं अभी कमांड लाइन के ऊपर हूं, मैं मजीद आपको थोड़ा सा आगे नहीं लेके जा रहा, ताकि आपको एक ना थोड़ा सा इसकी वो मिल जाए, टेस्ट मिल जाए कि ये कैसा नजर कैसे आता है। और आपका भी थोड़ा सा ये इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, इसको हम टेक्निकली प्रैक्टिकली बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपने 1 या 2 दफा इसको इस्तेमाल ऐसे जरूर करना है, ताकि आपको फ्यूचर में किसी जगह, बाज दफा ऐसे होता है हमारे साथ, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम क्लाइंट के पास काम कर रहे होते हैं तो क्लाइंट के कंप्यूटर पर फर्ज करें आपको एक खास किस्म का यूजर इंटरफेस है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर काम करने की आदत है, जैसे कोई कोडिंग एनवायरनमेंट है, विजुअल स्टूडियो कोड है, पाई चार्म है, इस तरह करके हजारों के करीब जो है ना मार्केट के अंदर जो है वो हमारे पास टूल्स मौजूद है, यूजर इंटरफेसेस मौजूद है, सॉरी एडिटर मौजूद है। तो अगर आपकी मर्जी का एडिटर नहीं है और आपको कमांड लाइन के ऊपर इस तरह काम करना पड़ गया और आपको ये सही तरह ऑपरेट करना नहीं आता, तो फिर आपके लिए वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको कम से कम 1 2 दफा आप जो है वो जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आपको थोड़ा सा आपका इसके ऊपर हाथ बैठे। फ्यूचर में जब हम काम कर रहे होंगे ना, जो हमारी प्रॉपर एक्सरसाइजेज होंगी, वहां पे हम इसको यूज इस तरह नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको बता रहे हैं, आपने यहां पे लिखा डाटा साइंस, अगर आपने अपॉस्ट्रोफी नहीं डाली तो आपको एरर आएगा। एरर कितनी किस्म के होते हैं, क्या होते हैं, ये हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये ज़हन में रखें कि आपका जो कंप्यूटर के आपने टाइप किया उसके साथ आपको एरर आया, जब आपने डबल अपॉस्ट्रोफी दोबारा डाली है तो फिर आपको ये एरर नहीं आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर, मैं यहां पे दोबारा आ जाता हूं, बेसिक कमांड्स में आपको बता रहा था, हम जो है ना हमने अभी देखे हैं नंबर्स, ठीक है, मैंने एक क्विकली आपको बताए हैं और आपको स्ट्रिंग्स बताई हैं। अच्छा, स्ट्रिंग्स के अंदर जो है ना आपको मैंने बताया डबल कोट्स का, ठीक है।
पाइथन के अंदर तीन किस्म की कोड्स होती हैं, एक सिंगल होती हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सिंगल होती हैं, डबल भी होती हैं, और हमारे पास ट्रिपल भी होती हैं। ठीक है, टेक्निकली ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स को जो है ना एनकैप्सुलेट करने के लिए होती हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, आपने फर्ज करें ये डाटा साइंस टाइप किया है, तो आप फर्ज करें कहती हैं कि नहीं मैंने सिंगल कोड यूज करनी है, इट विल बी स्टिल वर्किंग। ठीक है, अगर आप कहती हैं कि नहीं मैंने जो है वो ट्रिपल कोड यूज करनी है, आप ट्रिपल कोड को भी यूज कर सकते हैं। आपने एक चीज नोट की, जो आपकी आउटपुट आ रही है वो हमेशा सिंगल कोड के अंदर आ रही है, तो फिर हमें फायदा क्या हुआ सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड को यूज करने का। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, क्योंकि हम आज पहला सेशन है तो पहले सेशन में इसको ओवरलोड नहीं करना चाह रहा। पहले सेशन में बस जेन में रखें कि आप मोस्टली जो है वो डबल कोड्स को जो है वो यूज करेंगे, ये वाली जो मैंने सबसे पहले इस्तेमाल की है, ये वाली, इनको यूज करेंगे। हमारे पास यूज केसेस होते हैं जब हमने सिंगल कोड और ट्रिपल कोड को यूज करना होता है। जब हम आगे मजीद प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां पे ट्रिपल कोड को यूज करना है, कहां पे सिंगल कोड को यूज करना है। अभी जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपने सामने सिंगल कोड के साथ जो है ना वो इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमारे पास तीन किस्म की कोड्स हैं, सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड। और नंबर आपको देखा, आपने कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो वो नंबर वैसे ही आएगा। आप नंबर के साथ मतलब डेसिमल भी अगर आपका है तो वो भी वैसे का वैसे ही आएगा आपके साथ, आपको जो है ना वो मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आपने ये देखा कि आपने कोई कमांड इसको दी या उसने उसको प्रिंट कर दिया, उसको उसने प्रोसेस कर दिया और आपके पास रिजल्ट आ गया। कोई भी आपने किसी किस्म का भी जो है वो रिजल्ट ले सकते हैं इसके साथ। एक चीज यहां पे आपने ये देखनी है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, वेरिएबल्स। अब होता क्या है कि ये वाली जो मैंने इंफॉर्मेशन टाइप की है, लेट्स से डाटा साइंस, अब मैंने इसको दोबारा एक्सेस करना हो तो फिर मैं इसको, फर्ज करें आपको काम कर रहे हैं, फर्ज करें आप चाहते हैं कि आप हर दफा गूगल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं, तो गूगल की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने कहीं ना कहीं तो वेरिएबल में स्टोर करनी है। यानी वेरिएबल से मुराद आपके कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम की जो पाइथन है उसकी जो मेमोरी है, उसमें कोई ऐसी लोकेशन है जहां पे आपने वो इंस्ट्रक्शन या वो वैल्यू सेव की है। जब मैंने यहां पे 6.90 लिखा है तो ये पाइथन में जी की जो मेमोरी, इंटरनल मेमोरी मैनेजमेंट है, वहां पे एक मेमोरी का ब्लॉक है, वहां पे जाके ये सेव हुई है। और जिस जगह पे सेव हुई है उसने बेसिकली बैक एंड पे वहां पे वो 10 वाली गेम की है, जो मैंने आज के स्टार्ट के लेक्चर में आपको बताई थी कि वहां पे स्विच होते हैं और वो उनको मतलब अनेबल करता है, ऑन और ऑफ करता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो उसने किया है, मेमोरी लेवल पे उसको किया है, और आपके पास जो वैल्यू आई है वो उसने वहां पे सेव किया और आपको उसका उसने रिजल्ट दे दिया। इस तरह करके वो मेमोरी सेव किया। लेकिन क्योंकि हम इसको डायरेक्ट टाइप कर रहे हैं तो हमारे पास इस मेमोरी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कहां पे पड़ी हुई है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो आपको जो है ना उसको एक्सेस करने की ऑप्शंस देती हैं। एक एक्सेस करने की ऑप्शन ये होती है कि हम उसको उसका एड्रेस दे देते, उसका जो एड्रेस होता है उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मैं आप सबको कहता हूं पार्लियामेंट हाउस, तो पार्लियामेंट हाउस से आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान या दुनिया में कहीं पे भी एक जगह है उसका नाम है पार्लियामेंट हाउस, जिसके अंदर हमारे लिए पार्लियामेंट होगी और वहां पे लोग बैठे होंगे। अब हम अगर लोगों की बात कर रहे हैं तो वो लोग उसकी वैल्यूज हैं, लेकिन उस जगह का जो नाम है वो क्या है? पार्लियामेंट हाउस। इसी तरह फर्ज करें आपका जो घर है, ठीक है, तो जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं उस घर का कोई ना कोई एड्रेस होगा। जैसे कि आप फर्ज करें आप रहते हैं मॉडल टाउन 64B के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और लाहौर के अंदर। तो अब आपका ये जो एड्रेस है, हम एक तो ये एड्रेस यूज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो मॉडल टाउन हाउस 64B है वो, मुझे नहीं पता वैसे किसका है, लेकिन फर्ज करें उसका वो कोई फाउंडेशन है, ईदी फाउंडेशन वालों का है, तो आप सिर्फ कहते हैं कि आप उसको ईदी फाउंडेशन के नाम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, या अगर आपने किसी के साथ उसको शेयर करना है, या ईदी फाउंडेशन की जगह फर्ज करें वो किसी बिजनेस का नाम है तो आप बिजनेस के नाम के साथ भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, या आप उस एड्रेस का कंप्लीट एड्रेस देंगे उस जगह का उसको एक्सेस करने के लिए। तो अब अगर यहां पे अगर हम काम करें तो इसका मतलब है हमारे पास दो किस्म की ऑप्शन होती हैं। या तो आप जगह को एक्सेस कर सकते हैं, उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेस, और विद द हेल्प ऑफ नेम, जो उसका एक्सप्लिसिट नेम है।
और वो जो नेम होता है हम उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जो वर्ड यूज करते हैं, कॉमनली जो वर्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसी चीज है जैसे वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यूज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी आगे किस्में होती हैं वो अभी हम नहीं कर रहे, अभी आप सिर्फ ज़हन में ये रखें कि प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज होती है वेरिएबल, और वेरिएबल जो है वो आपकी मेमोरी की, वो कंप्यूटर मेमोरी की वो लोकेशन होती है जहां पे आपने कोई वैल्यू स्टोर की होती है और उसको आप एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। जैसे मैं यहां पे टाइप करता हूं, होम जगह का नाम है, मेरे वेरिएबल का नाम है होम, उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन देना है, और उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, जैसे मैंने पहले लिखा था मॉडल टाउन 64B लाहौर, ठीक है। तो जब आप ये टाइप करते हैं तो आपके पास अब एक वेरिएबल आ गया होम का, ठीक है। अब आप जब दोबारा होम टाइप करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, वो उसको प्रिंट कर देगा कि होम के अंदर इस ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप होम के अंदर जाके कहते हैं नहीं, होम जो है वो अब कोई और हो गया, ठीक है। तो आप फर्ज करें जोशर कॉलोनी 62 में 34 कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, लाहौर, ठीक है। मैंने अब ये नाम चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। मैं यहां पे स्ट्रिंग्स को यूज कर रहा हूं, लेंथ स्ट्रिंग्स को यूज कर रहा हूं, इट रियली डजंट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग सम मेमोरी लोकेशन विद अ नेम, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज वेरिएबल। अब मैं यहां पे दोबारा होम टाइप करता हूं तो आपने ये नोट किया कि जो पहले वो मॉडल टाउन वाला लिखा हुआ था वो खत्म हो गया, और अब उसकी जगह जुडिशल कनूली वाला जो मैंने नया एड्रेस दिया वो उसने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। कोई आया? अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं और हम कहते हैं, फर्ज करें इसका मैं अब कहता हूं, फर्ज करें हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। आप लोगों में से जो मार्केटिंग का काम करते हैं, आप लोगों ने एक टर्म यूज की होगी व्यूज की। आपके पेज के व्यूज कितने आए हैं? जो व्यूज है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, बिल्कुल जिस तरह हमने होम को यूज किया, हम व्यूज को कह देते हैं कि मेरे पास 1200 व्यूज आए हैं। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 1200 रख दिए हैं, वैल्यू रखी है। तो उसका मतलब यह है कि मैंने कहीं पे भी फ्यूचर में व्यूज का रेफरेंस देना है या यूज करना है, तो मैं सिंपल 1200 की बजाय अब क्या यूज करूंगा, व्यूज को यूज कर दूंगा। तो उससे मुझे एडवांटेज क्या होगा कि कोई कहने उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, कहीं पे मैंने इसको आउटपुट करना है, हर जगह पे जहां पे भी मैं उसको यूज करूंगा मेरे पास हमेशा क्या आएगा, व्यूज का वेरिएबल मुझे यूज करना पड़ेगा, मुझे जो वैल्यू है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, उसका मुझे फायदा क्या है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है व्यूज जो है, सॉरी मैंने लास्ट टाइम सिर्फ व्यू लिखा है, व्यूज जो है वो मेरे पास अभी फर्ज करें 1200 है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ये व्यूज हो गए, लेकिन अगर फर्ज करें मेरी वेबसाइट पे नए व्यूअर्स आए हैं तो अब ये मेरी वेबसाइट के ऊपर व्यूज जो है वो 1500 हो गए हैं, ठीक है। अब जब मेरे पास जो व्यूज हैं वो अब 1500 हो गए हैं, ये जो मेरे पास 1500 व्यूज हुए हैं, अब अगर तो मैंने 1500 या 1200 को हर दफा ये नंबर को चेंज करना मुझे पड़े, तो इसका मतलब है आपको अपना यूजर इंटरफेस भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज भी चेंज, जो लॉजिक है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर स्टोर किया हुआ है, हम उस मेमोरी को बार बार एक्सेस कर लेते हैं और वही मेमोरी को हम अपडेट करते हैं। तो दैट्स हाउ वी मैनेज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कुड कंटेन्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दे कुड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स या वैल्यूज। अभी हम डाटा स्ट्रक्चर्स को नहीं कर रहे, अभी आज हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को और स्ट्रिंग्स को देख रहे हैं। तो जब आपने व्यूज लिखा है तो व्यूज इज इक्वल टू 1500 किया, तो वो उसने उसके अंदर 1500 जो है वो सेव कर दिया। ये आप बिल्कुल इसको एक्सेस समझें जैसे आप एक्सेल की शीट यूज कर रहे होते हैं, और एक्सेल की शीट में आप एक लोकेशन के ऊपर जाते हैं और वहां पे जाके, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए, ये नहीं राइटर में नहीं है, वो कैल्क में होगा, लिब्रे ऑफिस में। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक्सेल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका एक एग्जांपल यहाँ से भी दे देता हूँ। आपने देखा होगा मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही लो एंड वाला कंप्यूटर जो है वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे एक्सेल की शीट होती है वो आपके पास ऐसे होती है, ये देखिए इसका A1 मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। अब A1 की जगह फर्ज करें इसका नाम जो है वो आप होम रख लेते, जिस तरह एक्सेल की शीट इसको मैनेज कर रही है उसी तरह पाइथन के कोड में हम यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम दे के उसको मैनेज कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू 1500, और अब जब एक्सेल के अंदर आप जाते हैं तो ये A1 1500,
ये मेमोरी की एनवायरनमेंट के अंदर जाके उसने उसको सेव कर दिया। ये इसको आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो कॉपी है, नहीं। एक्सेल जो है ना, एक्सेल का प्रोग्राम वो मेमोरी को और तरह हैंडल करता है, पाइथन का प्रोग्राम जो है वो उसको और तरह हैंडल करता है। मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि मेमोरी के अंदर वैल्यूज हम इस तरह स्टोर करते हैं, उसको एक नाम देते हैं और उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक एड्रेस होता है, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। और पाइथन का जो सिस्टम है वो बड़ा यूनिक है कंपेयर टू अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस या जावा के। वो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे। अभी आप सिर्फ ये ज़हन में रखें, आपने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल को आपने कोई नंबर दिया, और नंबर के अलावा आप उसको स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, और स्ट्रिंग आपने डबल कोट्स के अंदर देनी है। ये अभी तक का लुबे लुबाब है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक और वेरिएबल हम बनाते हैं B1, और उसका नाम फर्ज करें देते हैं, फर्ज करें आपकी A1 जो है वो व्यूज आ रहे हैं वेबसाइट 1 से, और B1 के अंदर जो व्यूज आ रहे हैं वो आपके वेबसाइट 2 से आ रहे हैं, लेट्स से 300। अब आप आपने फार्मूला लगाया A1 प्लस B1, जब आप करेंगे तो आपको आपने टोटल व्यूज जो हैं वो ले लेने हैं। आप इवन ये भी कर सकते हैं टोटल A1 प्लस B1, सॉरी मैंने गलती से किया, ये बना। तो अब आप जब टोटल व्यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे टोटल व्यूज जो हैं वो 1800 हुए हैं इस महीने। जब आप कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें जो हम बहुत ज्यादा करते हैं। इमेजिन करें अब हम व्यूज की बजाय CTR ले लेते हैं। आपकी वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट कितना है, आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च कंसोल के ऊपर इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, ठीक है, आपके एक खास कीवर्ड के अगेंस्ट इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं। ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिनके साथ हम डाटा साइंटिस्ट जो है, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, हम हर रोज काम करते हैं। तो उनके लिए फिर आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स लेंगे, और उन वेरिएबल्स के अंदर जो है आप उन वैल्यूज को सेव कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स हम फ्यूचर वाले जो सेशंस हमारे आएंगे ना, जब हम केस स्टडीज कर रहे होंगे उसके अंदर हम करेंगे। लेकिन एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि आप वो वाले वेरिएबल्स जो है ना, जो आपको गूगल सर्च कंसोल्स में मिलते हैं, या सेमरश के अंदर आपने कोई डाटा लिया, वो सारी की सारी चीजें एज ए वेरिएबल आप स्टोर कर सकते हैं। आपके पास वेरिएबल जो होंगे वो स्ट्रिंग में होंगे, नंबर्स में होंगे, डेसिमल पॉइंट्स के अंदर भी आप उनको ले सकते हैं, और इस तरह करके आप जो है ना उनको सेव करेंगे इन दोनों को। और आपने अगर कोई चीज अवेल्युएट किया तो आप उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर जब भी आपने काम करना है तो एक चीज आपने ये ज़हन में रखनी है, आपने ये नोट किया होगा मैंने यहां पे ये अंडरस्कोर का लफ्ज यूज किया है। आप यहां पे डैश का लफ्ज नहीं, डैश नहीं करैक्टर यूज कर सकते, आपने हमेशा अंडरस्कोर यूज करना है। इसकी वजह क्या है, पाइथन के अंदर जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपके एक कोडिंग प्रैक्टिस है जो है ना, आपने वो फॉलो करनी है। इसको हम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये PEP619, ये मैंने बताया था। एक इसी तरह की पिप है, उसको हम बोलते हैं PIP8। ये वाले सारे लिंक जो है वो मैं आपको जो है वो बता दूंगा। ये स्टाइल गाइडलाइंस है पाइथन की, जब आप पाइथन का कोड लिखेंगे तो आपने कैसे लिखना है, ठीक है। ये 2001 में क्रिएट हुई थी स्टाइल गाइडलाइन। ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं स्टाइल गाइडलाइन की, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग लिख रहे होंगे तो कोशिश करें, ये स्टैंडर्ड है मार्केट के अंदर, सारे लोग इसको यूज करते हैं, तो आपने भी ये यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप वेरिएबल्स का नाम यूज कर रहे हैं, जैसे ये यहां पे, तो आपने हमेशा उनके दरमियान ये अंडरस्कोर यूज करना है, डैश नहीं यूज करना, या खाली एम्प्टी नहीं उसको रखना। कैसे, जैसे मैंने यहां पे ये यूज किया टोटल व्यूज, तो इनके दरमियान मैंने क्या यूज किया, अंडरस्कोर, ठीक है। आपको अभी पिप 8 पूरी की पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जितनी मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको देखें कि जब आपने अंडरस्कोर यूज करना है, जब आप दो लफ्जों के दरमियान इस तरह जो है वो स्पेस देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अंडरस्कोर यूज करेंगे। जब आप डैश यूज करेंगे तो ये अलाउड नहीं है, ये आपको एरर देगा, ठीक है, क्योंकि डैश का मतलब है माइनस। तो कंप्यूटर प्रोग्राम, तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप हमेशा अंडरस्कोर यूज करेंगे। अंडरस्कोर यूज करेंगे तो आपका वेरिएबल जो है वो प्रॉपरली क्रिएट होगा। तो मतलब मैं आप ये भी लिख सकते हैं टोटल CTR वेबसाइट 1। तो ये देखें मैंने एक टोटल CTR वेबसाइट 1 लिखा है, इसको पढ़ के आम बंदे को भी पता चल रहा है कि इस वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो सिर्फ स्पेस के लिए आपने क्या यूज करना है, अंडरस्कोर का लफ्ज जो करैक्टर है वो यूज करना है। तो दैट्स हाउ वी क्रिएट अवर
वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को आप वैल्यूज दे सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज दें, किसी किस्म की आपने वैल्यूज देनी है, वो आप जो है वो वैल्यूज इसके उसको जो है वो असाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, मेरे हाल में हमारा 1.5 घंटे का सेशन हो गया, हम सेशन को यहीं पे थोड़ा सा क्लोज करते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर फिर जो है ना हम ये पैकेजेस और जुपिटर लैब वगैरह जो है ना इनकी इंस्टॉलेशन जो है उसको कंप्लीटली देख लेंगे, एनवायरनमेंट आपने कैसे क्रिएट करनी है ये हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। और मेरे हाल में आज के लिए जो है वो इतना इनफ है, क्योंकि अभी आधा घंटा रह गया है इस सेशन के अंदर, उसके दरमियान जो है ना हमको क्वेश्चन आंसर है तो वो ले लेते हैं। तो मैं एक क्विकली आपको जो है इसको क्लोज करता हूं, और मैं यहां पे जाता हूं, और आपको दोबारा देना है इसका, देता हूं एक दफा रिव्यू देता हूं। आपने जब पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है, आपने यहां पे जाना है, पाइथन 3.10 पे टाइप क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने कोई भी अपनी कमांड जो है वो a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10 कुछ भी देना है, और a प्लस b कुछ भी आप टाइप करेंगे तो आपको उसकी आउटपुट मिल जाएगी। ये वाली एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है, पाइथन खुद इंस्टॉल करनी है, किसी की हेल्प नहीं लेनी, जो ट्यूटोरियल आपको मिलेगा, ये इसकी वीडियो भी ऑनलाइन हो जाएगी, ये आपने खुद इंस्टॉल करना है, ये बराए मेहरबानी आपने खुद इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब तक आप चीजें अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको नहीं आएंगी, और अगर नहीं आएंगी तो जब मार्केट में आप बैठे होंगे, टीचर के सामने बैठे होंगे, कहीं एग्जाम में बैठे होंगे, क्लाइंट के सामने बैठे होंगे, और कहीं पे कोई एरर आ गया और आपने अपने हाथ से नहीं किया हुआ, तो आप वो एरर रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब एरर रिजॉल्व नहीं होगा तो वो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्लाइंट कहेगा यार इसको तो एरर रिजॉल्व करने भी नहीं आते। पाइथन के अंदर जितने भी एरर्स हैं वो आपको खुद रिजॉल्व करने चाहिए। आप मेरी हेल्प ले सकते हैं इन द बिगिनिंग, जब आप लर्निंग कर रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों में से किसी की हेल्प ले सकते हैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन ये काम आपने खुद अपने हाथ से करना है, अपने हाथ से हर चीज खुद अपने हाथ से करें, और ये आपकी ऐसी प्रैक्टिस है कि आप सारी जिंदगी जो है वो याद रखेंगे, दुआएं देंगे सिखाने वाले को भी, और जिसने आपकी हेल्प की है कि यार मैंने कोई चीज सीख ली है। ठीक है, तो अब जैसे ये हो गया ए, ये वाली एग्जांपल आपने करनी है, अब मैंने यहाँ पे A1 टाइप कर दिया, अब ये वेरिएबल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने यहाँ पे इसकी मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने मुझे ये वाला एरर दिया है, इसको हम बोलते हैं नेम एरर। तो अब आपको देखते ही पता चल गया कि यार ये नेम मैंने डिक्लेयर ही नहीं था किया हुआ वेरिएबल का। ठीक है, अब A+5 कुछ आपने 4 टाइप किया, तो ये जितनी भी आपकी इंटरेक्टिव है ना पाइथन के साथ इंटरेक्शन, वो आपको सारी की सारी यहाँ पे लाइव नजर आ जाएगी, और ये जो जितनी भी आपको मैं यहाँ पे चीजें टाइप कर रहा हूँ, ये सारी की सारी वो मैं नोट्स के अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और उसका एडवांटेज आपको ये होगा कि आप फिर नोट्स के अंदर उसको डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, अभी आज नहीं। तो अभी बस जितना आपको बता रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा फर्ज करें मैंने होम का वेरिएबल यूज किया था, उसका नाम मैंने रख दिया था, ठीक है, मॉडल टाउन लाहौर, कुछ भी आपने इसका सॉरी नाम रख दिया। डबल कोट्स आपने यूज करनी है, अभी आपने सिंगल और ट्रिपल कोट नहीं यूज करनी। जस्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप ये जेन में बिठा लें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू ओनली नीड डबल कोट्स, देर आर एज केसेस वेयर यू विल बी लुकिंग फॉर सिंगल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स, बल्कि उनको एज केसेस भी नहीं कहते, मतलब वो ट्रिपल कोट्स के तो स्टैंडर्ड्स हैं, हम उसको कहां पे यूज करते हैं, लेकिन सिंगल कोट्स की कुछ लोकेशंस ऐसी होंगी जो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आपने सिंगल कोट्स यूज करनी है। अभी आपने सिर्फ आज के सेशन से ये लेना है कि आपने डबल कोट्स यूज करनी है। वेरिएबल बनाएं, वेरिएबल फर्ज करें मैंने एक बनाया ctr.seo-wings._org वेबसाइट का ctr जो है वो लेट से 4.5 है मेरा, ठीक है, और मैं दोबारा ctr_, अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, मेरी एक और वेबसाइट है surfwings.com, उसका ctr लेट से 1.3 है, तो मैं देखना ये चाह रहा हूं कि मेरी जो टोटल वेबसाइट्स हैं सारी वेबसाइट उनका ctr कितना है, तो उसका जो आसान तरीका मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ctr SEO-wings.org प्लस ctr surfwings.com, इन दोनों को टाइप करें तो मेरा जो है इन दोनों का समेशन ये है, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर डाल के इनका एवरेज भी निकाल सकता हूँ, तो मेरा एवरेज ctr कितना है। तो हमने प्लस का ऑपरेटर किया था पहले, मैंने आपको जो है ना हमने प्लस का किया था, अब आप इसके अंदर डिवाइड का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
और माइनस का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, और डिवाइड का करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो मेरा टोटल जो एवरेज सीटीआर है वो 2.9 निकला है यहाँ पे। आप मैं यहाँ पे जरा दोबारा बता देता हूँ। CTR1 ये है ना, इन दोनों को मैंने यहाँ पे प्लस किया, आप चाहें तो आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल्स को आपने माइनस कर दिया। इसी तरह चाहें तो आप जो है CTR मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दो वेरिएबल्स को। जब दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी उनकी। तो मल्टीप्लाई कर लें, प्लस कर लें, माइनस कर लें, उसको जो है वो डिवाइडेड बाय 2 कर लें आप, तो डिवीजन भी आपके पास आ जाएगी। और अगर आपने जो बेसिक मैथमेटिक्स जितना भी होता है आपने स्कूल में, हाई स्कूल में जितने का पढ़ा है, जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी लेकिन हाई स्कूल में मैथ पढ़ा है, उनको पता है कि आपकी जो है ना, हम जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसकी प्रेसिडेंस बनाने के लिए ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको यूज करते हैं। तो ये ब्रैकेट्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स कैसे काम करती हैं ये आप लोगों ने अगर स्कूल में पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ठीक है, उर्दू में हम इसके लिए बोलते हैं तकसीम जो है वो आपने सबसे पहले करनी होती है, मतलब वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होती है वो आपकी जो तकसीम या डिवीजन होती है उसकी होती है, उसके बाद आपकी मल्टीप्लिकेशन की होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपकी प्लस और माइनस की होती है। माइनस इन दोनों को कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके ऊपर जो है वो आपकी ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक ओवरव्यू होता है कि वेरिएबल्स की जो हम कैलकुलेशनें कर रहे होते हैं ना इसके ऊपर, वो कैसे होंगी। मैं यहाँ पे नंबर्स को यहाँ पे नंबर में जाके टाइप भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रेसिडेंस वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई है कि सबसे पहले जो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर डिवीजन करनी है, और एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये हमारा आज का सेशंस था। इसके ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ें आपने पूछनी है जो आपको क्लियर नहीं है, तो वो आप पूछ सकते हैं अभी। नेक्स्ट 10-10 मिनट्स के लिए जो है ना हम वो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और फिर हम इस सेशन को जो है वो क्लोज करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें। जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है इसके अंदर से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर पूछें, मैं आप उसका जवाब मैं दूंगा। आपसे सर। अच्छा, ये एक अच्छा, क्वेश्चन ये मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन वाले ले लूं तो फिर आपको बताता हूँ। ये पूछा है किसने, अली अहमद ने। नहीं, मैं फिजिकल लेक्चर नहीं करवाता उसकी। अ, अच्छा, मैं सबसे पहले हम ऊपर से ले लेते हैं। यह मोहम्मद हमाद साहब का है। हो इज नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेड, व्हाट इज यूज टू मेक इट। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो इवॉल्व होती हैं। ये जो पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नजर आ रही है इंस्टॉल की है ये वाली, ये जो है इसको हम बोलते हैं सी पाइथन। ये सी के अंदर बनी है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी पहले, अभी भी हम यूज करते हैं मार्केट में। हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैं अपने डे टू डे जॉब में यूज करता हूं इसको। तो वो सी लैंग्वेज के अंदर इसको बनाया गया, और इसका जो इंटरप्रेटर है उसको हम बोलते हैं सी पाइथन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। कहाँ पे इसको लिखें, चलो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, सी पाइथन। अच्छा, एक और भी इसका जो है ना है, उसको हम बोलते हैं, ये तो हम जो भी पाइथन आप यूज कर रहे हैं वो सी के अंदर लिखी गई है। इन सी, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज सी पाइथन। एक इसका जो है ना है, वो है हमारे पास रिटर्न। अच्छा, पाइथन का इंटरप्रेटर एक पाइथन में भी लिखा गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाई पाई। ठीक है, लेकिन आप जो यूज कर रहे होंगे ये पहले वाला यूज कर रहे होंगे। अगर आपने ये दूसरे वाला यूज करना है तो वो आपको फिर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, मतलब वो उसकी इंस्टॉलेशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो हम नहीं करेंगे। हम जितना भी काम करेंगे ये वो पहले वाले पे करेंगे जो सी के अंदर लिखी गई है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग जो है ये एवोल्यूशनरी है। तो जो पुरानी लैंग्वेजेस थी ये उनके ऊपर से इवॉल्व हुई हैं और उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को लेके इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, आपको जस्ट फॉर रेफरेंस जो है वो मैं बता देता हूं कि हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ मोमेंट।
चले मैं मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा उसका नाम, नहीं उसका ना टेक्निक का नाम नहीं जहन में आ रहा। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा आपको जो है ना उसका मैं बता दूं। और इसका नाम, एक मिनट, हम इसको सर्च कर लेते हैं। एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका नाम है क्लोजर। मेरे जेहन से उसका नाम इसमें जेहन में से निकल गया, मैं आपको अभी इधर से देख के बता देता हूँ। हाँ, सॉरी। सो जो ज्यादातर आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नजर आ रही है ना मार्केट के अंदर, उनकी जो बेस है वो लिस्प के ऊपर है। ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ठीक है। हिस्टोरिकली आपको जितने भी प्रोग्रामिंग के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं वो सबसे पहले इधर से लिए गए हैं। हम कोई चीज नई नहीं कर रहे। ये 60s की बनी हुई लैंग्वेजेस जो हैं, ये यहाँ पे लिखा भी होगा 1960 में ये फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी लैंग्वेज। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही बनाई गई थी। तो आप या बल्कि यहाँ पे भी देखेंगे भी ना, अगर आपको यहाँ पे शायद कहीं पे नजर भी आ रहा हो, ये जिन बंधु ने बनाई है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाज द फर्स्ट एआई लैंग्वेजेस फ्रॉम 1955। तो ये आपको, आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, लिस्प वाले को। लिस्प बड़ी ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने काफी अर्सा पहले यूज की थी, अब मैं इसको यूज नहीं करता। लेकिन ये है कि जितने भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे लिस्प से आ रहे हैं। कोई भी काम आजकल नया, और पाइथन में कितने ज्यादा फीचर ऐसे हैं जो कि पहली दफा लिस्प में बने। तो ये 1960 में ओरिजिनली डिजाइन की गई थी, आज से 63 साल पहले। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व होती हैं और इसके ऊपर ये सारी की सारी बनी है। और अभी तो इसके बहुत ज्यादा फ्लेवर है। ये इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि इसको देख के आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जो अपना फ्लेवर खुद बना सकते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज हैं। ये उनके लिए है जो प्रोग्रामिंग को जो है ना ज्यादा यूज करते हैं। ये देखिए, ये इसके डायलैक्ट्स कौन कौन से हैं वो भी लिखा आ रहा है। और जब आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा इसने किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया है। इसने इवन एक्सेल को किया है, ठीक है। इसके अलावा पाइथन को इन्फ्लुएंस किया, आर को इन्फ्लुएंस किया, जूलिया को इन्फ्लुएंस किया, पर्ल लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया है। तो आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि किस किस लैंग्वेज के अंदर इसके कंटेंट को जो है ना वो यूज किया जा रहा है। हास्कल को किया है, लुआ को किया है। तो ये सारी की सारी, और रूबी को किया। ये रूबी भी एक बड़ी लैंग्वेज है। पर्ल और रूबी और पाइथन, ये तीन बड़ी लैंग्वेजेस हैं जो कि वेब को रन कर रही हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को भी इसने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो जितनी भी ये लैंग्वेजेस आपको मैंने बताई ये सारी की सारी लिस्ट से आई हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर हो गया। और लिस्ट का मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग। एक तो आपका ये वाला क्वेश्चन था, आई होप आपको उसका जो है हमाद को आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा ये इस कोर्स की ड्यूरेशन का आपने पूछा है। टेक्निकली स्पीकिंग मुझे अभी नहीं पता इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, लेकिन 2 से 3 माह मेरे हाल में लग जाएंगे हमें इसको कंप्लीट वाइंड अप करने में। कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को कोई स्किल अच्छी आए। ये नहीं कि हम बस पढ़ाते जाएं। देखे, मैं लेक्चर स्लाइड्स नहीं बना रहा। मैं सिंपल कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूं और उनको खुद एक्सप्लेन करता हूं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर तो लेक्चर स्लाइड्स मैंने बनाई होती तो मुझे पता होता कि यार ये मैंने 3 हफ्तों में कोर्स खत्म कर देना। तो वो अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता कि हमें कितने लेक्चर्स अभी मजीद चाहिए चाहिए होंगे। आज हम लेक्चर में थोड़ा सा पीछे हैं तो हमने अभी इसको कंप्लीटली वाइंड अप नहीं किया। तो जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, आज फर्ज करें हमने पाइथन पैकेजेस को डिस्कस करना था कि उसके पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो अब हमें नेक्स्ट सेशन में करना पड़ेगा। शायद नेक्स्ट सेशन हम वीकेंड पे रखें तो उसको थोड़ा सा लंबा लेंथी कर लें। लेकिन आज के लिए तो हम इसको अभी इतना ही रखेंगे। आप फिजिकली कोर्स भी देते हैं? नहीं जी, मैं फिजिकल कोर्स नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि मैं पाकिस्तान में बेस्ड नहीं हूं। तो मैं पाकिस्तान में लेक्चर नहीं देता। मैं जर्मनी में बेस्ड हूं। मैं जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाता हूं और मैंने पहले भी पढ़ाया, अभी भी पढ़ाता हूं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देता हूं। लेकिन फिजिकल जो लेक्चर्स हैं वो मैं पाकिस्तान में नहीं